मेरा नाम संदीप है। मैं एक नेशनल लेवल का प्लेयर, एथलीट और एक ट्रेन मेडिकल स्टाफ भी हूँ। लेकिन अभी मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं ठीक से अपने आप से खड़ा भी नहीं हो पाता हूँ कई बार, क्योंकि मुझे दौरे आते हैं। दूसरा मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे एक बार तो किडनैप करके रेलवे ट्रैक पे डाल दिया गया और एक बार चाकुओं से मार के रोड पे फेंक गए। खुद बोलते हैं मेरे को, आप पुलिस तो क्या, आप ऊपर मिनिस्ट्री तक भी चले जाओगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इन्होंने मुझे फिर धमकी दी कि अब की बार जो जिंदगी मिली है ना, इसको समझने की कोशिश कर, वरना इस बार तेरा दी एंड ही करेंगे। ये देखिए, क्योंकि इतनी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, एक दिन में 16 गोलियां खानी होती हैं। मैं क्या गेम खेलूंगा अब आगे। हाथ पैर बंधे हुए थे और रेलवे पुलिस ने ट्रेन रोक कर मुझे बचाया गया, अदरवाइज ट्रेन मेरे ऊपर से जानी थी। थाने के अंदर ही उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि तू मुझे जानता नहीं है, तेरे जैसे लड़के तो मुझे पानी पिलाते ऑफिस में। हेलो, कौन बोल रहा भाई? तेरे को रास नहीं आ रही है जिंदगी में? कौन भाई, क्या हो गया? नहीं, जिंदगी रास नहीं आ रही है तेरे को, ये बता। चाहते क्या हो भाई? तेरे को जिंदगी दी है परवाड़े ने दोबारा, इस बार तो बच गया है। बचाने वाला तो ऊपर वाला है, तू है कौन भाई? अरे काट ले, जितने चक्कर काटने तेरे को थाने के काट ले, कुछ ना कर पाए। क्यों काट रहा है इतने चक्कर? चाहे तू जितने बड़ी चक्कर काट ले, ठीक है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं छोड़ूंगा नहीं अब तुम्हें, पुलिस मेरे साथ है। एक बार तुमने पूरी कोशिश कर ली, भगवान ने तुम्हें बचा लिया, मैं तब ना नहीं छोड़ दूंगा। अरे तू कुछ ना कर पाए, हम पहले भी काटते थे, आज भी काटते और आगे भी काटते रहेंगे, ठीक है। बस अब की बार तो बच गया तू, अगली बार नहीं बचेगा, और देख लिए। और तू तीन को फंसाने की कोशिश कर रहा है ना, तू फंसने नहीं चाहिए। वो ना तेरा ना एंड है, समझ ले, तेरा तो एंड ही कर दूँ अब की बार। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग किराड़ी गांव में, जहां पर आप सभी जानते हैं कि हादसे हर किसी के साथ होते हैं, चाहे वो बलशाली हो या फिर कोई आम व्यक्ति। लेकिन उम्मीद होती है प्रशासन की या फिर कानूनी कार्रवाई की। लेकिन जब वही प्रशासन या फिर कानून किन्हीं दबंगों के अंदर आकर या फिर उनके नीचे आकर डर जाता है या सहम जाता है, वो कार्रवाई नहीं कर पाता है, उसके बाद क्या होता है वो कुछ आज आपको एक शख्स के साथ मिलेंगे और आगे बताएंगे। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। मैं एक नेशनल लेवल का प्लेयर, एथलीट और एक ट्रेन मेडिकल स्टाफ भी हूँ। लेकिन अभी मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं ठीक से अपने आप से खड़ा भी नहीं हो पाता हूँ कई बार, क्योंकि मुझे दौरे आते हैं। दूसरा मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे एक बार तो किडनैप करके रेलवे ट्रैक पे डाल दिया गया और एक बार चाकुओं से मार के रोड पे फेंक गए। ये हैं कुछ लोग जो जिनसे मेरी रंजिश चल रही है, और इन्होंने इतनी बार मेरे को मारने की कोशिश की, मेरे पैसे लूटे, मुझे बदनाम किया, और अब भी मुझे ये कह रहे हैं कि या तो केस वापसी ले लो, नहीं तो अब की बार तेरा दी एंड कर देंगे। ये बताइए सर, पहला हादसा जो आपके साथ हुआ वो कब हुआ था? ये पिछले साल की ही बात है, लगभग 10 महीने हो चुके हैं। और पहले हादसे की जब एफआईआर दर्ज हुई थी, वो एफआईआर ही समय पे दर्ज नहीं हुई। हादसे के 1-1.5 महीने बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। क्या हुआ था उस टाइम पे? उस टाइम पे इन्हीं लोगों ने मुझे नशीला पदार्थ पिला के कोल्ड ड्रिंक में, और मेरे पैसे, मेरी ज्वेलरी और मेरे वैल्यूबल आइटम लेके भाग गए थे, ये सोच के कि मेरे को रोड पे फेंक गए थे बेहोशी की हालत में। उन्होंने सोचा कि मैं मर चुका हूँ, ये सोच के वो भाग गए थे मेरा पैसा वैसा लूट के। उसके बाद हुई है आपकी एफआईआर? उसके बाद हुई है मेरी एफआईआर, उस हादसे के लगभग 1 महीने बाद। समय पे तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। मेरी एफआईआर ही जब दर्ज हुई है, जब मेरे को चाकुओं से मार के रास्ते में फेंक गए थे, तब दर्ज हुई है। इस खतरे की शिकायत में पहले ही जो कंसर्न थाने के जोन के डीसीपी साहब है उनको मैं दे चुका था, उसके बावजूद भी मुझ पर हमला हुआ, ऐसा बोला था उन्होंने। दूसरा हमला कब किया? दूसरा हमला मैम पिछले अक्टूबर की ही बात है, करवा चौथ वाले दिन की, जब मैं अपने घर वापस आ रहा था तो मेरे को उठा के चाकुओं से मार के मरा हुआ सड़क पे फेंक गए थे। लेकिन प्रदीप नाम के किसी शख्स ने, जो कि वहाँ से गुजर रहा था, उसने मेरे को अपनी गाड़ी में पहुँचाया था। उस टाइम पर भी कोई एफआईआर नहीं हुई? उस टाइम पे मैम समय पे एफआईआर दर्ज तो हुई है, लेकिन उसमें भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनमें उस एफआईआर में भी मैंने इन्हीं लोगों के बारे में बताया है। जी, कितने लोग थे उसमें? उसमें मैम टोटल 4 लोग थे, और बाई फेस मैं पहचान सकता हूँ सबको। उनके नाम नहीं थे, नाम मैंने इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि एक तो एफआईआर ही मेरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं दर्ज हुई है अभी तक, और मैंने पुलिस को क्लियर बताया, रिकॉर्डिंग सुनाई है फ़ोन की कि यही लोग हैं, लेकिन किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।
आपने कहा उसके बाद फिर जैसे आपने बताया कि चाकुओं से मारा गया, जो तीसरा हमला हुआ था वो किस वजह से हुआ? तीसरे हमले की भी यही वजह थी। जब मैं दूसरी बार भी बचा लिया गया पब्लिक के द्वारा, इन्होंने मुझे फिर धमकी दी कि अब की बार जो जिंदगी मिली है ना, इसको समझने की कोशिश कर, वरना इस बार तेरा दी एंड ही करेंगे। क्योंकि वो ये कह रहे थे जो पिछली एफआईआर हुई है और ये जो एफआईआर हुई है, इसको तुम हमारे नाम मत ले इसमें, और ना किसी पुलिस ऑफिसर के आगे पेश हो, और ना ये कोर्ट कचहरी कर। तीसरी बार आपको रेलवे ट्रैक पे फेंका गया? ये मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे, जैसा कि मैं दिखा चुका हूँ, हाथ पैर बंधे हुए थे, और रेलवे पुलिस ने ट्रेन रोक कर मुझे बचाया गया है, अदरवाइज ट्रेन मेरे ऊपर से जानी थी। तीसरी बार जब आपने कहा कि ये सब हुआ, जी मैम। उस टाइम पे पुलिस फिर हुई एक्टिव या तब भी नहीं? नहीं मैम, कोई एक्टिविटी नहीं हुई है अभी तक की। कोई पुलिस वाला, कोई भी पुलिस ऑफिसर मेरे घर पे नहीं आया है। मैं एसीपी साहब, डीसीपी साहब, जॉइंट सीपी और सीपी साहब के पास भी दो बार रिटर्न कंप्लेंट दे चुका हूं, लेकिन किसी पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। कितने अपराधी हैं सर? टोटल 12 अपराधी हैं इसमें, जिसमें से मैंने 4 के नाम बिल्कुल क्लियर लिए हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? मैम उनके पॉलिटिकल कनेक्शन है, वीआईपी पैसे वाले लोग हैं। मैंने बोला भी, मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई, मैंने सब कुछ बताया। मैं सर मेरे को रास्ते में रोक के मेरे को धमकियां मिल रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से मैं जब एक एप्लीकेशन देने गया था, वहां से पुलिस ने मुझे घर पहुंचाया था अपनी प्रोटेक्शन के साथ। थाने के अंदर ही उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि तू मुझे जानता नहीं है, तेरे जैसे लड़के तो मुझे पानी पिलाते हैं ऑफिस में। मैंने तो पुलिस के हर बड़े ऑफिसर को बता चुका हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आपने कहा कि आंखें भी अब काम नहीं करती हैं। आंखें मैम एक आंख से देख पाता हूँ, वो भी इतना ही कि बस मेरा काम चल जाए। किस आंख से नहीं देख पाते हैं? इससे कितना टाइम हो गया हादसे के बाद से ही ऐसा हुआ? जी मैम, ये हादसे के बाद से ही जो आरएमएल और एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर बता रहे हैं मुझे कि आपकी कोई नर्व है जो दब गई है अंदर से, या डैमेज हो गई है, कंप्रेशन है, लेकिन उसका इलाज अभी चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ फायदा हुआ नहीं है मेरे को हॉस्पिटल से। अभी क्या परेशानियां आती हैं आपको? अभी मैडम सबसे बड़ी परेशानी तो मेरे को आंखों की लाचारी, फिर आगे मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनका कैसे देखा जाएगा। तीसरा मैम मेरा खुद का करियर खत्म हो चुका है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, और इलाज तो मेरा चल ही रहा है अभी। कितनी एफआईआर कराई हैं आपने? टोटल 3 एफआईआर है और 6 एनसीआर है, खतरे की, ब्लैकमेलिंग की, एक्सटॉर्शन की। 6 एनसीआर भी कटवा चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं है, ऐसा बोलते हैं मैम। अच्छा, जिन्होंने किया आपने कहा कि उनके कुछ राजनीतिक लिंक है? बिल्कुल है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है पहले से? मैम, क्रिमिनल रिकॉर्ड का मुझे नहीं पता, लेकिन पॉलिटिकल लिंक भी है, और उनका ऊपर तक पहुंच, क्योंकि वो खुद बोलते हैं मेरे को, आप पुलिस तो क्या, आप ऊपर मिनिस्ट्री तक भी चले जाओगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ऐसा बोलते हैं लोग। तो अब मैंने तो मैम सब कुछ रिकॉर्डिंग भी सुना दी, प्रूफ भी दिखा दिए, रेलवे पुलिस भी मान रही है। पुलिस क्यों नहीं मान रही है? या तो इन पे भी पॉलिटिकल दबाव है, या ये भी किसी के प्रेशर में है। लेकिन मैम मेरे साथ मैंने कई बार रिक्वेस्ट की कि सर कुछ तो एक्शन लो, किसी को तो गिरफ्तार करो। बाई नेम नाम बता रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जो भी मेरे पास बैंक बैलेंस, जो भी मेरे पास पैसे थे, वो सारे इलाज में लग चुके हैं। अब मैं सरकारी अस्पताल से अपना इलाज करा रहा हूँ, और घर चलाने के लिए मेरी वाइफ छोटा सा बुटीक, अपना सिलाई का काम करती है, और मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया मैंने, अभी कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। अभी सरकार से मैं यही उम्मीद करूंगा कि मेरी थोड़ी सी मदद ये हो जाए कि मेरा इलाज सरकारी अस्पताल में थोड़ा सा बढ़िया तरीके से मिल जाए, और अगर थोड़ी सी कोई भी फाइनेंशियल हेल्प हो जाए, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल ही लाचार हूँ अपने इलाज में, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। और पुलिस से मैं ये मदद चाहता हूँ कि जितने भी बंदों के नाम हैं एफआईआर में, और जो बंदे इन तीनों एफआईआर में शामिल हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। थोड़ा सा अचीवमेंट्स के बारे में बताएं आप अपने। जी, ये मेरे सारे अचीवमेंट्स हैं जो मैंने नेशनल, स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटी खेला हूँ, नॉर्थ इंडिया खेला हूँ। ये नॉर्थ इंडिया का गोल्ड मेडल का है, ये हरियाणा स्टेट का है। ये कुछ मेरे जो नेशनल लेवल के खेले हुए हैं, ये सारे मैंने फ्रेम करवाए हैं। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब चैम्पियनशिप हुई थी, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर। ये दिल्ली स्टेट बेंच प्रेस चैम्पियनशिप हुई, वहाँ पे मेरी मजबूरी है जो मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर जाना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं पार्टिसिपेट भी करता था और जीतता भी था। इसका मुझे बहुत दुख है जो कि मेरे को अभी गेस्ट ऑफ ऑनर जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ, मैं खेलना चाह रहा था आगे भी। और ये सारी मेरे जो अचीवमेंट्स और हैं, ये नेशनल का गोल्ड मेडल का है, और बाकी तो सब ऊपर हैं। और ये सारे मेरे मेडल्स हैं। ये देखिए, मेरे को इतनी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, एक दिन में 16 गोलियाँ खानी होती हैं,
मैं क्या गेम खेलूंगा अब आगे। तो ये सुन रहे थे आप संदीप जी के बारे में पूरी कहानी, जो कि आपने सुना, जो लगातार पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं खुद की कार्यवाही के लिए और साथ में खुद के अधिकारों के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में प्रशासन के ऊपर भी काफ़ी बड़ा सवाल है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने साथ एविडेंस या फिर सबूतों को लेकर भी घूम रहे हैं, बाकायदा आपके सामने रखे भी जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी तरीके की कार्रवाई या सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। अभी ये चाहते हैं कि इनकी मदद अगर आप लोग करना चाहते हैं या फिर कर सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं। साथ ही में जो इंसाफ की इनकी मांग है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, जो भी अपराधियों ने इनके साथ ऐसा कुछ किया है। साथ ही मेरे साथ बनने का आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।